हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शुभम हेयर और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे प्लेटफॉर्म गुप्तास क्लासेस में। जैसा कि हम यहां पे पढ़ रहे हैं, है ना, हम आपको EMRS से रिलेटेड आपका PGT कॉमर्स के रिगार्डिंग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और हमने काफ़ी लेक्चर्स ले चुके हैं हम, है ना, अकाउंट्स के भी ले चुके हैं। और तुम्हारे अब तो आरती मैम ने भी अदर आपके जो भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन या बिज़नेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो भी स्टार्ट कर ही दिया है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और आज जैसे कि खबर आई है लाइक कि अब आपका जो EMRS का पेपर है उसका दोबारा से फिलिंग हो रही है, दोबारा से फॉर्म भरे जा रहे हैं। और 31 अक्टूबर तक का है ये, ऐसा कि दोबारा फॉर्म भरने की जो विंडो है वो ओपन होगी। और इन केस अगर किसी के फॉर्म में कोई दिक्कत है तो वो भी अपना वो सही कर सकते हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 31 अक्टूबर तक है ना। तो आप चाहें तो एक बार अपने विंडोज़ में खोल के अगर आपके फॉर्म में कोई फिलिंग के टाइम कोई दिक्कत हो गई हो तो वो आप सही कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें करा रहा हूँ और जल्द ही हम इसको भी ख़त्म कर देंगे, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है आपका, हमने अब तक प्रोक्योरमेंट को लेकर पढ़ा था। प्रोक्योरमेंट का मतलब ही हमने पढ़ा था कि क्या होता है प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि अलग अलग सोर्सेज से अपने बिजनेस के लिए फ़ंड को रेज़ करना, ठीक है। तो हमने काफ़ी सोर्सेज पढ़े भी थे और एक टॉपिक भी है सोर्सेज से लेकर, अलग अलग सोर्सेज से कैसे फ़ंड रेज़ करें, ये आपके सिलेबस में एक अलग से टॉपिक भी है। तो उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, है ना, ठीक है। तो चलिए, हमने प्रोक्योरमेंट तक पढ़ा था, उसकी आगे की कड़ी को देखते हैं क्या है। अब आगे है, हमने जैसे कि जब इस लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था आपका क्या पढ़े थे हमने पढ़े थे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने एस्पेक्ट्स पढ़े थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमने 2 एस्पेक्ट्स पढ़े थे। एक एस्पेक्ट था आपका, पहला था आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड से रिगार्डिंग, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है ना। हमने पिछले लेक्चर में ये प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स को पूरा कवर कर लिया है। और आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके वीडियोस को देख सकते हैं। दूसरा हमने जो था एस्पेक्ट था हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ठीक है। जैसा कि हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था कि फंड्स क्या करते हैं, हम पहले स्टेजेस देखी थी ना हमने डिसीजन मेकिंग की। उसमें हमने इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग और तुम्हारा डिसीजन और तुम्हारा डिविडेंड के रिगार्डिंग ये सब चीज़ें देखी थी ना, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना दूसरा वाला पॉइंट जो है आपका ये यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के रिगार्डिंग है, ठीक है। चलें तो देखें क्या है। मार्कर ले लेता हूँ मैं नीले कलर का और इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। चलें, ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। द फाइनेंस मैनेजर इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। भाई फाइनेंस मैनेजर है ना। तो फाइनेंस मैनेजर जब फंड्स का प्रोक्योरमेंट जब कर रहे हैं, है ना हम, तो उसके बाद क्या होगा, फाइनेंस मैनेजर किस चीज़ के लिए और रेस्पॉन्सिबल है कि जो यूटिलाइजेशन है फ़ंड का वो कैसे किया जाए। प्रोक्योरमेंट में तो ज़रूरी होता ही है फाइनेंशियल मैनेजर का योगदान, और योगदान उसका यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स में भी ज़रूरी है, ठीक है। कैसे ज़रूरी है, क्योंकि वही बताएगा हमको कि फ़ंड्स को हमको कैसे कैसे खर्च करना है, किन एसेट्स में खर्च करना है, किन कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना है, मेरा मतलब वही फिक्स्ड एसेट में कितना खर्च करें, प्रेमाइसेस में कितना खर्च करें, वर्किंग कैपिटल में कितना खर्च करें। तो ये सब चीज़ों को मैनेज कौन करेगा, अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ही हैज़ टू पॉइंट आउट, उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा सिचुएशंस वेयर द फंड आर बीइंग केप्ट आइडल और वेयर द प्रॉपर यूज ऑफ फंड इज़ नॉट बीइंग मेड। कहने का मतलब है वो हमको बताएगा, क्या बताएगा, 2 चीज़ें बताएगा कि
कि हमको कहाँ पे फंड्स को आइडल रखना है। आइडल इन द सेंस हमें पैसे की अपने बिजनेस में ज़रूरत पड़ती रहती है और मेनली हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए पड़ती है जब बिजनेस आपका रनिंग में होता है, ठीक है। तो उन रनिंग एक्सपेंसेस को सॉल्व करने के लिए बिजनेस जो होता है, बिजनेस हाउसेज जो होते हैं या आपका कंपनीज जो होती हैं, वो क्या करती हैं, कुछ पैसे को आइडली बचा के रखती हैं, है ना, लिक्विडिटी बरकरार रखने के लिए कि मान लो कोई मतलब किसी चीज़ का आपको पेमेंट करना है या आपको डे टू डे एक्सपेंसेस बियर करने हैं, तो उस केस में आपको फंड्स क्या रखना पड़ता है, कुछ फंड्स आइडल रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब डिसीजन कौन लेता है, ये सब डिसीजन हमारा फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। तो वो बताएगा कि कितने फंड्स को हम आइडल रखें और कितने फंड्स को कहाँ यूज़ करें और कितने फंड्स को यूज़ ही ना करें, ठीक है। ऑल द फंड्स आर प्रोक्योर्ड एट अ सर्टेन कॉस्ट एंड आफ्टर एंटेलिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क। भाई हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि सारा जो पैसा हम बाहर से उठा रहे हैं उसकी कोई ना कोई कंपनी कोई ना कोई कॉस्ट बियर कर रही है, जिसको हमने पढ़ा था किसके नाम से जानते थे, जो हम जानते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से। हमने ये पढ़ा था ना कि भाई जब कंपनी फंड को रेज करेगी अलग अलग सोर्सेज से तो वो क्या करती है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देती है। हमने पिछले ही सेशन में पढ़ा था कि भाई इक्विटी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसी मानी जाती है, डिवेंचर्स के लिए कैसी मानी जाती है, हमने एंजल फंडिंग भी देखा था, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल मैनेजर जब प्रोक्योर करके ला रहा है पैसे को तो उसको कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ता है और जिस भी सोर्सेज से वो पैसा उठा रहा है उसके साथ जो रिस्क अटैच्ड है उसके बारे में भी सोच के चलना पड़ता है। इफ दीज फंड्स आर नॉट यूटिलाइज इन द मैनर सो दैट दे जनरेट एन इनकम हायर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग देम, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रनिंग द बिजनेस। अब ये बात क्या कह रहा है, एक लाइन में मैं आपको साइड में समझा देता हूँ। सपोज करिए कि आप नॉर्मल चीज़ें ही देखिए, नॉर्मल चीज़ें देखिए, लाइक मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूँ, है ना। एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि आपने मान लो कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, है ना, बिज़नेस स्टार्ट किया और आपने सपोज करो कि 10% से पे क्या ले रखा है, लोन ले रखा है मार्केट से, है ना, और आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है ना। अब यदि आपने जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया है वो कम से कम क्या होना चाहिए, आपको 10% की क्या देनी है, इंटरेस्ट हर महीने देनी है, सपोज करिए, या सालाना देनी है, जैसा भी आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये 10% का जो आपने पैसा रेस किया है वो कम से कम आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि वो 10% से उठा के आप कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट में पुट कर दो जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 7% या 8% ही रिटर्न मिल रहा है। तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं उधार भी लेके आ रहा हूँ मार्केट से, मैं 10% पे उधार लेके आ रहा हूँ और 7-8% पे क्या कर दे रहा हूँ, अपना बिजनेस पे लगा रहा हूँ। तो ये तो क्या हुई, ये तो सरासर बेवकूफ़ी हुई ना। ऐसी बेवकूफ़ी कौन करेगा, ठीक है, ऐसी बेवकूफ़ी तो नहीं करेगा ना कोई। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, वहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, कि जिस भी कॉस्ट पे, जिस भी परसेंट कॉस्ट पे, लेट सपोज आप 10% कॉस्ट पे बियर करके कुछ पैसा रेस कर रहे हो, फंड रेस कर रहे हो, तो हमेशा COC से जो आपका IOR है, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न बोल लेते हैं, चलो, रेट ऑफ रिटर्न है आपका, मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात वो वहाँ पे कह रहा है। फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर ठीक है। तो यहीं पे वो इस लाइन में वो यही बात कर रहा है कि क्या कह रहा है कि फंड्स को हम जो प्रोक्योर करके लेके आ रहे हैं उसकी जो हम कॉस्ट बियर कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हम जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए रिटर्न। हेंस इट इज़ क्रूशियल, सॉरी, हाँ, हेंस इट इज़ क्रूशियल, अरे क्या दिक्कत हो रही है, हाँ, हेंस इट मार कर लेना है मुझे और बार बार मैं पेन ले लेता हूँ। हेंस इट इज़ क्रूशियल टू एम्प्लॉय द फंड प्रॉपरली एंड प्रॉफिटेबली। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो अपना फंड्स रेज करके लाए हैं उसको प्रॉपरली ही क्या करें, उसका यूटिलाइजेशन करें, और वो प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करने के बाद हम जहाँ पे भी पैसा लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो।
सम ऑफ द एक्सपेक्ट ऑफ फंड यूटिलाइजेशन आर, कुछ एक्सपेक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे कि फंड यूटिलाइजेशन को हम किस किस तरीके से करेंगे, फंड का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है यूटिलाइजेशन फॉर फिक्स्ड एसेट्स। तो भाई ये हमने देखी थी कि जब भी कोई कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है, कोई स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई इंसान या कोई भी, मतलब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमको पैसा रेज करना पड़ता है ना। और उससे भी पहले हमको ये तय करना पड़ता है, इस चीज़ की डिसीजन मेकिंग करनी है कि हमें वाकई में जो पैसा चाहिए वो किस चीज़ के लिए चाहिए। मतलब आपका नेचर ऑफ बिजनेस आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है। आपको दवाई बनानी है, आपको जूते बनाने हैं, आपको किस चीज़ में बिजनेस करना है, ठीक है। आपको रिटेल बिजनेस करना है, आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो वही चीज़ की डिसीजन मेकिंग इंसान करता है। तो वो कैसे होती है, नेचर ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग होती है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब जब वो देखेगा तो वो कहेगा कि जब भी कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उस बेसिस पे वो कुछ ना कुछ फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करेगा, ठीक है। फंड को रेज करने के बाद उस फंड से कुछ ना कुछ फिक्स्ड एसेट को रिक्वायर करें। द फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड इन द मैनर सो दैट द कंपनी कैन प्रोड्यूस एट इट ऑप्टिमम लेवल विदाउट एंडेंजरिंग इट्स फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि हमको फर्स्ट फिक्स्ड एसेट का चुनाव इस तरीके से करना पड़ेगा कि कंपनी क्या है, कम से कम एक ऑप्टिमम लेवल तक, मतलब एक ऑप्टिमम लेवल इन द सेंस क्या है कि ऑप्टिमम लेवल यहाँ पे ये है कि एक एडुकेट लेवल होना चाहिए कि जिससे फंड्स, जिससे आपकी कंपनी की क्या है, कंपनी की फाइनेंशियली सॉल्वेंसी खतरे में ना पड़े। अगर हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में मान लो आपको प्रॉफिट नहीं भी मिल रहा है तो अभी कम से कम आपका जो मतलब बिजनेस है वो कम से कम एट BEP पॉइंट तक तो होना चाहिए। BEP पॉइंट का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब मान लो सपोज करो आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है ना, बट कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आपका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं BEP पॉइंट को अचीव कर लो। BEP पॉइंट का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पर ये होता है, जस्ट लाइक ब्रेक इवन पॉइंट पर ये होता है लॉस, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट पर, सॉरी, ब्रेक इवन पॉइंट पर ये होता है कि आपका जो लाइक कॉस्ट है ना, कॉस्ट के इक्वलेंट ही आपका सेल अमाउंट हो जाता है। मतलब कॉस्ट और सेल कहने का मतलब है कि आपका जो है, मतलब इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि आपकी जो कॉस्ट आ रही है, मतलब सारे खर्चों को लगाने के बाद, ठीक है, तो वो कॉस्ट के इक्वलेंट ही आपकी क्या है, सेल अमाउंट। इन द सेंस कि आप जो बेच रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉस्ट के इक्वलेंट ही पड़ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ रहा, उससे कम नहीं पड़ रहा। अगर कॉस्ट से कम पड़ने लग जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और कॉस्ट से ज़्यादा पे बेचेंगे तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि ना तो हमको प्रॉफिट हो रहा है, नो प्रॉफिट और नो लॉस। हमको कोई लॉस भी नहीं हो रहा है, हमको कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। तो इस पॉइंट तक तो आप काम कर सकते हैं, है ना। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपका क्या होगा, आपकी जो फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब एक फर्म सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट है। तो हम इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो हम क्या करेंगे, अपनी फर्म की जो सॉल्वेंसी है उसको बचा के रख पाएंगे, ठीक है। फॉर दिस द फाइनेंशियल मैनेजर वुड बी रिक्वायर्ड टू possess साउंड नॉलेज ऑफ टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। और इस चीज़ के लिए एक मैनेजर में क्या होनी चाहिए, उसके पास साउंड नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। किस टेक्निक के बारे में, ये टेक्निक्स है किससे रिलेटेड है, कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड है। अब कैपिटल बजटिंग आपके वैसे तो टॉपिक में नहीं है ना, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। अगर मैं ऊपर से आपको जैसे सिलेबस में जो टॉपिक लिखी है ना, अगर मैं उनकी बात करूं तो कैपिटल बजटिंग आपके टॉपिक में नहीं है। बट कैपिटल बजटिंग क्या है, कैपिटल बजटिंग एक तरीके से किस में आता है आपका, ये आता है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में, है ना। तो अगर हम पर ये आपका सिलेबस में दे रखा तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत कैपिटल बजटिंग के बारे में उसको टच करते हुए सिलेबस को अपना कंप्लीट करना पड़ेगा। वहाँ पे टेक्निक, हालांकि उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है, बट कुछ ना कुछ उसकी जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, कैपिटल बजटिंग आखिर में होता क्या है, ये सब चीज़ों को हमको थोड़ा बहुत टच करके देखना पड़ेगा,
ठीक है, चले आगे। कैपिटल बजटिंग और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मतलब इन्वेस्टमेंट करना, है ना, एक तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना। इज अ प्लानिंग process used to determine whether a firm long-term investment such as new machinery, replacement machinery, new plants or new products and research development project would provide the desired profit or not। मतलब कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है एक तरीके का। मतलब कैपिटल बजटिंग मैं आसान भाषा में बताऊं तो कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स है उससे हम पहले ही पता लगाते हैं, पहले ही पता लगा सकते हैं कि जिस भी प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए वाइबल प्रोजेक्ट है या नहीं है। वाइबल प्रोजेक्ट मतलब इन द सेंस होता है आपका क्या वो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है या नहीं है। और ये चीज़ हम किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं? ये चीज़ें हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लोस, है ना। हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो हमारे लिए कहलाता है कैश आउटफ्लो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टमेंट आपको बता रखे हैं यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमने जैसे देखा कि हमने किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एक फाइनेंशियल मैनेजर है, सपोज करो उन्होंने कहा कि अब बिजनेस की डिमांड है न्यू मशीनरी की, तो न्यू मशीनरी ज़रूरी ऐसा तो है नहीं एक ही तरीके की होती है भाई। टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड है कि एक ही मशीन के मतलब बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। जैसे फ़ोनों में वेरिएंट होते हैं ना, ऐसे मशीनों में भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। तो अब कुछ एक मशीन सपोज करो 10 लाख की है, दूसरी मशीन सपोज करो 20 लाख की है। तो अब जो फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करेगा कि लाइक कि अगर हम एक मशीन जो 10 लाख की है उसमें पैसा लगा के हम उसको खरीदते हैं तो वो आउटपुट जनरेट करके कितना देगा, कितने प्रोडक्ट्स बना के देगा, ठीक है। और उनसे फिर कितना कैश इनफ्लो जनरेट होगा, है ना। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कैश आउटफ्लो को और कैश इनफ्लो को, है ना, तो हमको ये पता चल जाएगा कि क्या ये उचित है इस मशीनरी में इतना पैसा इन्वेस्ट करना या नहीं है, ठीक है जी। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके बताया। हालांकि जब हम कैपिटल बजटिंग थोड़ा बहुत टच करते हुए चलेंगे तो मैं उसका एक एग्जांपल देके आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ऐसे ही अगर हमने मान लो कोई रिप्लेसमेंट करना है किसी मशीनरी का, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है। जैसे हम कोई भी छोटे मोटे खर्चे करते हैं, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। मान लो आप कोई छोटा मोटा खर्चा करते हो, है ना, आप गाड़ी लेके आते हो, सपोज करो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए गाड़ी खरीदना भी आज की डेट में बहुत बड़ी बात होती है, लाइक सपने जैसा होता है ना। माना कि चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं, सबके पास हैं, बट आज की डेट में भी मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात होती है। तो जब एक इंसान गाड़ी खरीदने जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिसीजन मेकिंग करता है। आपको जो पता होगा, है ना, कि डीजल की लें या पेट्रोल वाली लें, सीएनजी वाली लें, सीएनजी किट लगवा के लें, एसेसरीज कंपनी से ही लगवाएं या बाहर से लगवाएं, तो बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करता है ना। अब वो इसके अलावा वो ये भी देखता है कि माइलेज किसका अच्छा है ना, परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, मेंटेनेंस कॉस्ट साल में किस कंपनी की गाड़ी लेंगे तो किस में ज़्यादा देनी पड़ रही है, किस में कम देनी पड़ रही है, सेफ्टी पर्पस के हिसाब से भी किस में एयर बैग है, किस में एयर बैग नहीं है। तो बहुत सारी इंसान चीज़ें देखता है नहीं देखता है ना। और फिर वो माइलेज से कंपेयर करता है कि भाई इतने रुपए का पेट्रोल लगा के मैं मतलब इतने किलोमीटर तक चल लूँगा तो मेरे लिए अपनी गाड़ी भी अपना वाहन का वाहन हो जाएगा और मेरे को कहीं ना कहीं मेरे लिए ये प्रोजेक्ट वायबल पड़ रहा है, वायबल इन द सेंस प्रॉफिटेबल पड़ रहा है। इसीलिए तो इंसान, है ना, करता है इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरीके से कैपिटल बजटिंग में भी अलग अलग प्रोजेक्ट में हम ये देखते हैं कि ये प्लान्स, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए वायबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके के एग्जाम्पल उन्होंने दे रखे। अगर इन रिटर्न आपको ये पता चल रहा है कि ये प्रॉफिटेबल है ये प्रोजेक्ट, तो उसमें कंपनी इन्वेस्ट करती है, और जिसमें ऐसा लगता है कि प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसमें कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती। और ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग के थ्रू, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ये आगे का आप अपने आप देख लीजिएगा, कुछ है नहीं, मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। यूटिलाइजेशन फॉर वर्किंग कैपिटल, है ना। अब क्या करेंगे भाई, जो फंड्स है वो सिर्फ और सिर्फ आप फिक्स्ड एसेट में तो लगा के नहीं छोड़ दोगे ना। आप मशीन ले आओ, है ना, मशीन ला के आपने उसे प्लांट भी कर दी, इम्प्लांट भी कर दी, है ना। अब क्या होगा, इम्प्लांट करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि मशीन अपने आप आपको चीज़ें बना के दे देंगी।
नहीं होगा ना। आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगी, है ना, ये चीज़ें तो लगेंगी ना। तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसके लिए भी आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। तो जो फंड्स लेके आए हैं हम, उस फंड से कुछ फंड से तो हम इन्वेस्ट करेंगे अपने फिक्स्ड एसेट में, और कुछ हम सेव करके रखेंगे अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो आपका जो मतलब डे टू डे के जो खर्चे हैं, चाहे वो लेबर के रिगार्डिंग हो, रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग हो, वो सब चीज़ों को आप मैनेज करेंगे। ठीक है। द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट आल्सो कीप इन व्यू द नीड फॉर द एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। भाई फाइनेंशियल मैनेजर इस बात का भी ध्यान रखेगा कि कितनी एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल लग जाएगी साहब इस तरीके के धंधे को करने के लिए, इस तरीके के बिजनेस को करने के। एंड एंश्योर दैट while the firm enjoy an optimal level of working capital, they do not keep too much fund blocked in inventories, book debt and cash, है ना। अब पहले तो ये इंश्योर करेगा, अब वर्किंग कैपिटल का भी ये उसूल है गुरु, कि ना तो ये कम हो, है ना, और ना ये ज़्यादा हो। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल एडिक्वेट ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का। ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, जो फाइनेंस मैनेजर आपको डिसाइड करके बताएगा कि आपका बिजनेस ऐसा है। ठीक है। आपको इतना मार्केट आपको कवर करना है ना। तो आपको सालाना का मतलब आपको इतना टर्नओवर का चाहिए। एक कंपनी का एक वो होता है ना हर साल का, लाइक एक एम होता है या एक टारगेट होता है कि हमें इस साल मान लो 100 करोड़ का टर्नओवर निकालना है। 100 करोड़ का टर्नओवर इन से 100 करोड़ की सेल्स करनी है। तो फाइनेंस मैनेजर बताएगा कि भाई 100 करोड़ की सेल के लिए, है ना, या अदर मैनेजर भी आए, जब प्रोडक्शन मैनेजर बताएगा कि हम इतने, है ना, इतना लगभग हम रॉ मटेरियल से इतना आउटपुट बना लेंगे। ठीक है जी। आपको कौन बता देगा, प्रोडक्शन मैनेजर बता देगा। और फाइनेंशियल मैनेजर क्या बताएगा कि साहब इतने पे आप इतना % आपका मार्जिन है प्रॉफिट का, है ना। तो आपकी सेल 100 करोड़ की इतने से इतने टन रॉ मटेरियल से जब आउटपुट बनेगा तो उसमें आपका 100 करोड़ का टर्नओवर मिल जाएगा, है ना। हम ये एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ठीक है। तो अब वो बताएगा कि साहब इसके लिए आपके पास इतना रॉ मटेरियल होना चाहिए, बना रहना चाहिए हमेशा, मतलब प्लांट पे। ठीक है। वो बताएगा लेबर का खर्चा, इसमें फिर मतलब फैक्ट्री कॉस्ट का खर्चा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर का बिल, है ना, और अदर एक्सपेंसेस वगैरह, वो सब चीज़ों देखिएगा। तो वो एक ऑप्टिमम लेवल आपको बता देगा कि साहब इतनी वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए, बट उससे ज़्यादा भी ना हो। कहने का तात्पर्य ये है कि उससे ज़्यादा भी ना हो कि आपका पैसा पता चला कि इन्वेंट्रीज में ही ब्लॉक्ड पड़ा है। इन्वेंट्रीज मतलब आपका स्टॉक में ही ब्लॉक्ड पड़ा हुआ है पैसा। ठीक है। बुक डेट्स में ही ब्लॉक कर रख दिया, मतलब आपने पता चला कि आपने बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया है, एक ज़्यादा समय के लिए आपने उधारी पे ही माल बेच दिया है। भाई आप उनसे कलेक्शन ही नहीं करके ला रहे हो, डेटर्स आपके मतलब बुक्स में इतनी ज़्यादा दिखा रहा है कि भाई उनसे पैसा भी तो कलेक्ट करो। तो ये सब, या फिर आपने कैश इतना आइडियल रख रखा है कि जिसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। तो वो क्या कहता है कि वर्किंग कैपिटल को इस तरीके से मैनेज करना है कि कुछ भी आइडियली वेस्ट ना हो, है ना, क्योंकि हम इस पैसे का हम कहीं और यूज़ कर लेंगे। ठीक है। समझ में आया आपके? चलें आगे। अगला पॉइंट है आपका इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा ना पढ़ना। तो हमने बताया था कि पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस आपका क्या हुआ करता था, फिर इवॉल्व होते होते वो फाइनेंस जो सब्जेक्ट था वो आपका इकोनॉमिक्स के साथ पढ़ते थे। हमने बताया था स्टार्टिंग में जब वीडियोज़ लिए थे, लेक्चर लिए थे, उसमें ये सब चीज़ें कवर की थी। तो ये हुआ था कि फिर धीरे धीरे करके उसको एक अलग सब्जेक्ट बना दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इवॉल्व ग्रेजुअली ओवर द पास्ट 50 ईयर, मतलब करीब पिछले 50 साल पहले से ये इवॉल्व हुआ है ना। द इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। अब वो बोल रहा है कि इस इवोल्यूशन को मतलब जैसे होता है ना, एक इंसान की जो लाइफ होती है, हम सपोज करो कि एक इंसान की लेट सपोज एवरेज लाइफ होती है 60 ईयर्स, तो हम उस 60 ईयर्स को पार्ट्स में बांट देते हैं ना, है ना। कैसे इन्फेंसी पीरियड, चाइल्डहुड पीरियड, एडोलेसेंस पीरियड, एडल्टहुड पीरियड एंड देन फिर ओल्ड एज पीरियड।
तो इस तरीके से हमने क्या किया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी 3 फेजेस में बांट दिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इवॉल्व एज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी एट द बिगनिंग ऑफ द सेंचुरी। हम कहेंगे कि इसको सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी मतलब एक अलग सब्जेक्ट मान लिया था, मतलब सेंचुरी की स्टार्टिंग में। द 3 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन आर, 3 स्टेजों के बारे में हमको दे रखा है। 1 मिनट का हॉल्ट लेंगे हम जरा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं दोबारा, माफ़ी चाहता हूँ, 1 मिनट कुछ काम आ गया था बीच में। ठीक है, तो हम इनको 3 स्टेजेस में बांट दिया। तो पहली स्टेज है आपकी ट्रेडिशनल स्टेज। ट्रेडिशनल स्टेज मतलब सबसे ओल्डेस्ट स्टेज, सबसे पुरानी स्टेज। ड्यूरिंग दिस फेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज कंसिडर नेसेसरी ओनली ड्यूरिंग ओकेजनल इवेंट सच एज टेक ओवर, मर्जर्स, एक्सपेंशन, लिक्विडेशन एक्सेट्रा। तो इस स्टेज पे मतलब क्या कहता था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो सहायता ली जाती थी वो इन इवेंट्स के लिए ली जाती थी। जैसे टेक ओवर, टेक ओवर का मतलब होता है एक कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी को अपने अधीन कर लेती है। जब एक कंपनी, मैं कह सकता हूँ लाइक कि किसी दूसरी कंपनी में अगर मान लो वो लाइक सपोज करो कि वो 50% से ज़्यादा अगर उसको ऑक्यूपाई कर ले, उसकी इक्विटी को ले ले, तो हम कहेंगे कि वो टेक ओवर। ठीक है, आपने सुना होगा ना, टेक ओवर, मर्जर, है ना, एक्विजिशन, ये सब आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं सुनते रहते होंगे। जैसे आपने मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे बायजूस है, बायजूस ने बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म को क्या कर लिया था, टेक ओवर कर लिया था। जैसे आकाश इंस्टीट्यूट हुआ करता था जो IIT और AIEEE इन दस पहले इसका नाम हुआ करता था AIEEE, है ना, एक एग्ज़ाम हुआ करता था IIT वगैरह के लिए। आकाश इंस्टीट्यूट मतलब IIT AIPMT के एग्ज़ाम, मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, उसको बायजूस ने टेक ओवर कर लिया। और भी बहुत सारे ऐसे मतलब आपने सुने होंगे। एक ग्रेड अप प्लेटफॉर्म था, उसको टेक ओवर कर लिया। तो टेक ओवर का मतलब ये है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या कर ले, एक्वायर कर ले, उसको हम क्या कहेंगे, टेक ओवर। मर्जर का मतलब होता है कि जब 2 कंपनी आपस में मिलके मर्ज कर लें, मतलब एक साथ आ जाएं। जैसे आपका वी चल लिया आजकल, वी एक कंपनी है ना, लाइक ये शायद से वोडाफोन और आपका आइडिया का मर्जर है। ये 2 अलग अलग टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थी पहले, आइडिया अलग थी, वोडाफोन अलग थी। तो इन दोनों में आपस में आके क्या कर लिया, मर्जर कर लिया। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब अपने काम को बढ़ाना, ये ऑलरेडी आपको पता है कि एक्सपेंशन कैसे होता है। जैसे पहले कंपनी कोई एक प्रोडक्ट बनाती थी, और उसने किसी दूसरी सेक्टर में भी अपना टांग पसार दी, है ना। ये रिलायंस को आप कह सकते हैं, रिलायंस का एक्सपेंशन बहुत ब्रॉड लेवल पे है। रिलायंस हुआ, अडानी की फर्म्स हुई, उनका एक्सपेंशन काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे, तो उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। लिक्विडेशन का मतलब होता है, लिक्विडेशन का इन द सेंस जब कंपनी वाइंड अप के लिए जा रही है, मतलब जब कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, लिक्विडेशन करना पड़ता है। ये कोर्ट के थ्रू होता है, ये सभी उसमें लीगल प्रोसीडिंग इन्वॉल्व होती हैं। तो इन सब इवेंट्स के लिए ही पहले हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या लेते थे, सहारा लेते थे। बट आगे क्या है, ऑल्सो व्हेन टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन द नीड्स ऑफ आउटसाइडर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, पीपल हु लेंड मनी टू द बिजनेस एंड अदर सच पीपल टू द बिजनेस वाज केप्ट इन माइंड। ठीक है, और उस टाइम पे ये होता था कि जब हमको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमको किसकी ज़रूरत होती थी भाई, आउटसाइडर की ज़रूरत होती थी। तो हम सोर्स ऑफ फंड में हमने पढ़ा था कि हम जब पैसा उठा के ला रहे हैं, फंड को रेज कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं बाहर से ही तो कर रहे हैं। तो उसमें जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर, कुछ लोग हुए मतलब जिनके पास मोटा पैसा हुआ करता था पहले के ज़माने में, तो उनसे हम उधार ले लेते थे ब्याज पे, है ना, तो हमको पैसा लेंड कर देते थे हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते थे। तो ये करते थे हम पहले के टाइम पर ट्रेडिशनल में, है ना। फिर क्या आया, फिर एक बीच का पीरियड आया, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड में क्या किया हमने, ड्यूरिंग दिस फेज द डे टू डे प्रॉब्लम दैट फाइनेंशियल मैनेजर फेस बट गिवन इम्पोर्टेंस। अब क्या हुआ, जब बीच का पीरियड आया, लाइक एक मिडिल फेज आया, है ना, तो मिडिल फेज में क्या हुआ कि अब क्या करने लगे, फाइनेंशियल मैनेजर को डे टू डे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा फाइनेंस से रिलेटेड, है ना। क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ भाई, हम इसी चीज़ पे भी तो बरकरार रख सकते थे। इसका कोई जवाब दे सकता है मेरे को? ऑनलाइन क्लास चल रही होती तो मैं पूछता कि ऐसा क्यों हुआ भाई, हम इसी पद्धति पे तो बरकरार रख सकते थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि अब जब इवोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इवोल्यूशन नहीं हुआ है, इवोल्यूशन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का हुआ।
एक तो मेन इसका रीज़न है आपकी टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन हो गया, दूसरा आपका पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, है ना। पहले लोग कम हुआ करते थे, उनको रिसोर्सेज संसाधनों की कमी बहुत कम हुआ करती थी, तो आपके छोटे छोटे बिजनेस छोटे छोटे यूनिट से ही काम चल जाना पड़ता था। अब क्या है, अब आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सप्लाई बरकरार रखनी पड़ेगी, है ना। तो इस वजह से चीज़ें चेंज होती गई तो भाई रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदना पड़ रहा है, अब लेबर को ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, मशीनरी ज़्यादा इनपुट करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमें अब आउटपुट क्या चाहिए, अब मिलियन ट्रिलियन टन्स में आउटपुट चाहिए, है ना, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो सेकंड फेज में हुआ कि डे टू डे प्रॉब्लम फाइनेंशियल मैनेजर सॉर्ट आउट करने लग गए। द जनरल प्रॉब्लम रिलेटेड टू, अब उसमें जनरल प्रॉब्लम क्या थी, जैसे जो सॉर्ट आउट करते थे वो थी फंड्स का एनालाइज करना। फंड एनालाइज करने से मतलब यहाँ पे है कि फंड्स कहाँ से आया और कहाँ पे कितना खर्च हुआ, है ना, इसका एनालाइज करना, प्लानिंग करना एंड कंट्रोल पर, फॉर गिविंग मोर अटेंशन इन दिस केस। फंड का एनालाइजिंग, है ना, मतलब एक विश्लेषण करना कि यार इस पे इतना पैसा लग गया, इस पे इतना लग गया, तो क्या ये सही है नहीं है। फंड मतलब इस सब चीज़ों की प्लानिंग करना कि आगे से हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा कम बजट करेंगे, दूसरी चीज़ों में ज़्यादा करेंगे। और कंट्रोल, मेनली कंट्रोल, है ना। एनालिसिस और प्लानिंग के बगैर कंट्रोल नहीं हो सकता ना, है भाई, आपको कोई ना कुछ एनालिसिस करनी पड़ेगी ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें इतना पैसा लग रहा है तो कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, क्या लग रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम अपना एक और फेज है आपका मॉडर्न फेज। मॉडर्न फेज में देखते हैं क्या है। द मॉडर्न फेज इज स्टिल गोइंग ऑन। मॉडर्न फेज तो अभी भी चल रहा है, वी आर मॉडर्न पीपल, है ना, तो हमारा मॉडर्न फेज चल रहा है। द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ ग्रेटली इंक्रीज नाउ। अब बहुत बड़ा स्कोप हो गया है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट फाइनेंशियल एनालिसिस फॉर अ कंपनी। अब क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल मैनेजर को पूरी फाइनेंशियल एनालिसिस करनी पड़ती है। पहले आप चीज़ों की मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट की, किसी एक डिपार्टमेंट की बहुत छोटे लेवल पर कर रहे थे, पर अब क्या है, पूरी कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस करनी पड़ती है। ठीक है, दिस एनालिसिस हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। अब ये एनालिसिस से क्या होता है, इस एनालिसिस से आपको डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेने की जो आपकी पावर है, जो निर्णय लेने की में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलती है। ड्यूरिंग दिस फेज मैनी थ्योरीज हैव बीन डेवलप्ड रिगार्डिंग एफिशिएंट मार्केट, कैपिटल बजटिंग, ऑप्शन प्राइसिंग, वैल्यूएशन मॉडल एंड ऑल्सो इन सेवरल अदर इम्पोर्टेंट फील्ड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब क्या हुआ कि अब जब ये फेज़ आया, मॉडर्न फेज़ आया, तो बहुत सारी थ्योरीज भी इवॉल्व होने लग गई। बहुत लोगों ने थ्योरीज डेवलप कर ली, किसके रिगार्डिंग, मार्केट्स के रिगार्डिंग, है ना, कैपिटल बजटिंग के रिगार्डिंग, ऑप्शन प्राइसिंग के रिगार्डिंग, है ना। ऑप्शन प्राइसिंग इन द सेंस शेयर्स से रिलेटेड है जी, है ना, आपका टॉपिक की आपके सिलेबस में नहीं है वैसे तो, ठीक है। ऑप्शन प्राइसिंग का यहाँ पे मतलब है कि हम वैल्यूएशन कैसे करें अपना ऑप्शंस का, है ना, ठीक है। वैल्यूएशन मॉडल, अलग अलग चीज़ों का वैल्यूएशन, जैसे आप करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का कैसे वैल्यूएशन करें, है ना, लीफो लगाएं, फीफो लगाएं, है ना, किस मेथड से वैल्यूएशन करें, ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको वैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने क्या करें, ये सारी इवॉल्व होकर मिली हमको, जो थ्योरीज मिली, और अदर फील्ड्स में भी, इंपॉर्टेंट फील्ड्स में भी हमें ये सब चीज़ें मिली, और इसकी मदद से हम क्या करने हैं, आज भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मॉडर्न लेवल पे बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और चीज़ें अपनी कर रहे हैं। ठीक है, आज का लेक्चर में यहीं तक का था, मैं इसको बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प रखना चाहता हूँ। अगले इसमें हम पढ़ेंगे स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके बाद फिर हम पहुंच जाएंगे सीधे मतलब मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, स्कोप और इम्पोर्टेंस है, और उसके बाद फिर हम डिसीजन मेकिंग को पढ़ेंगे, और डिसीजन मेकिंग के बाद फिर मोस्टली जो रहेगा वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रहेगा, और जी बाकी के जो टॉपिक हैं जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होते हैं, मतलब लीवरेज हो गया, है ना, कैपिटल बजटिंग हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, इसको बहुत थोड़ा टच करते हुए चीज़ों को करेंगे और अपने इस सिलेबस को फिर वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, बने रहें मेरे साथ। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभम, आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।